हेलो, नमस्कार झारखंड। अगर आप जेटर 2026 का तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है, जो कक्षा 6 टू 8 के लिए है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सामाजिक विज्ञान के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। साथियों, मैं आप सबको पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी और जेसीईआरटी के किताबों का निचोड़ शामिल किया है। यह सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट नहीं है, बल्कि आपको एक क्विक रिवीजन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू का। मैं यहाँ पर आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ का क्वेश्चंस, लेकिन मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूंगा ताकि अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको हिट कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गति के बारे में सही कथनों का चयन करें। पृथ्वी की गति के बारे में जो सही कथन है उसका चयन करना है। तो हम सबको पता है पृथ्वी के का अपने एच पर झुकना ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे हम विषुव कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 यानी सभी सही हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यह है कि हम इसको डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकना ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है। याद रखेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे हमने विषुव के नाम से जाना। देखिए यहाँ पर 21 मार्च है और एक है 23 सितंबर। क्या होता है, जब सन यहाँ रहते हैं तो यहाँ पर देखिए 12-12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। उसी तरह देखिए दक्षिणी गोलार्ध पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। देखिए यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। कथन आपको पढ़ना है और जो कथन दिया गया है उसका रीजन भी पढ़ना है, कारण पढ़ना है कि क्या वह कथन से रिलेटेड है या नहीं है, क्या वह कथन को सही मान रहा है या फिर नहीं मान रहा है। अगर सही नहीं मान रहा है तो अपना विचार यहाँ पर नहीं थोपना है, कथन से को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। यहां पर है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। कारण पढ़ते हैं इसका, मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। बिल्कुल, क्षोभ मंडल में ही पूरे वायुमंडल समाहित है, सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे निचली परत है। अभी समझेंगे इसको और डिटेल से। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। यहां पर मैंने लिया है वायुमंडल की महत्वपूर्ण परतें। हम सब जानते हैं वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक क्या है, आवरण है। चारों तरफ से लपेटा हुआ है वायुमंडल हमारी पृथ्वी को। और यह इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो गैस है उसको खींच करके अर्थ के चारों तरफ लपेटा हुआ लगता है। और यह जीवन के लिए आवश्यक है हमारा गैस, और सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। हम सब जानते हैं ओजोन लेयर जो है वो सूर्य के हानिकारक किरणों से हमें रक्षा करता है। अब यहाँ हमने पढ़ा क्षोभ मंडल के बारे में था। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, मौसम की सभी घटनाएं यहीं पर होती है। देख लिखा गया है मौसम की सभी घटनाएं कहां पर होती है? क्षोभ मंडल में। इसीलिए दोनों सही था। समताप मंडल पर याद रखेंगे, समताप मंडल में ओजोन परत है, यहीं पर हमारे सारे विमान उड़ते हैं, जेट विमान उड़ते हैं। मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है और उल्का पिंड यहीं पर जलते हैं। अगर हम बात करें रेडियो संचार के लिए सहायक में कौन सा परत है, तो यह है ताप मंडल। और वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो वह है बाह्य मंडल। ठीक है, डन है, यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या सही है?
प्रिएम्बल के संबंध में कौन सा सही है उसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको 1976 में जोड़ा गया था। कितनवां संशोधन से? तो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो सही है यह कथन। चलिए आगे, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि यह क्या है? सही है। आगे इसमें इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। किसमें? प्रस्तावना में। तो यह भी सही है। यानी कौन कौन सा सही है? तीनों हमारा क्या रह जाएगा? सही होगा। 1, 2 और 3 सही होगा। आइए इसको बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बारे में हमको विचार करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 21, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है, यह सही हो जाएगा। दूसरा अनुच्छेद 17 जो है यह है अनटचेबिलिटी का अंत करता है। पहले जो छुआछूत का जो प्रक्रम चल रहा था उसको बंद करने के लिए अनुच्छेद 17 जो है वह हमारे संविधान में है। थर्ड है, मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। बिल्कुल, अगर संविधान हमारा बना हुआ है तो सबसे पहले ही सबसे फर्स्ट लाइन में ही लिखा गया है हम भारत के लोग, यानी संविधान भारत के लिए है, तो विदेशों के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर 1 और 2 केवल हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 सही हो जाएगा। छोड़िए, 1 और 2 नहीं, यानी तीनों सही हो जाएगा। यहाँ पर रुकिए, इसमें तीनों सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सभी सही होगा। ठीक है, आगे आते इसको समझते हैं। देखिए मौलिक अधिकार के बारे में क्या लिखा गया। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 21, ये शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसका खर्च कौन उठाएगा? तो इंडियन गवर्नमेंट उठाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 17, यह अस्पृश्यता का अंत करता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण निषिद्ध है, यानी अनटचेबिलिटी को निषिद्ध किया गया है आर्टिकल 17 के थ्रू। थर्ड नंबर पर है मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। बिल्कुल सही है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30, ये विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो आपने समझा। आगे आते हैं, झारखंड की भौगोलिक और खनिज स्थिति के बारे में क्या सही है। यहाँ ये पढ़ना है हम लोगों को और बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, आइए देखिए, झारखंड का छोटा नागपुर पठार खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है यह। दूसरा, झारखंड भारत का लगभग 40% खनिज भंडार संचित रखता है, यह भी सही है। तो दामोदर घाटी जो है, दामोदर नदी घाटी कोयला खनन का मुख्य केंद्र है, बिल्कुल यह भी सही है। हम सब झारखंड से रिलेटेड है तो इसका आंसर तो हम सबको पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 सभी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पर, इसमें फिर कथन है और इसमें कारण रीजन दिया गया, उसको पढ़ना है। बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो सही है। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। रीजन पढ़ते हैं, उनका उद्देश्य मुंडा राज स्थापित करना और बाहरी दीकुओं को बाहर निकालना था। दीकू किसको बोलेंगे? जो अंग्रेज का आदमी था उसको दीकू बोला गया था। बाहरी लोग जो आकर के बसे हुए थे उसको क्या बोला गया था? दीकू बोला गया था। तो इसका उद्देश्य भी यही था कि दीकुओं को बाहर निकालना और मुंडा राज लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यह सही हो जाएगा। ए और यार दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, आइए इसको और डिटेल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले बिरसा मुंडा झारखंड का एक
महत्वपूर्ण सपूत है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और जेटेट में जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाएगा। देखिए सबसे पहले बिरसा मुंडा का उपनाम धरती आबा है, इसको धरती आबा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो यह 1900 ईस्वी को हुआ था। कहां पर, उलिहातू झारखंड में इनका जन्म हुआ था। इसका दृष्टिकोण देखिए, आदिवासी समाज को ब्रिटिश शासन, जमींदारों और मिशनरियों के शोषण से मुक्त करना था, यानी यही पर था ना, दिक्कुओं से बाहर करना। इसका नेतृत्व कौन से जनजाति का इन्होंने किया था, तो मुंडा जनजाति के लिए एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित भी किया। इसका उपाधि जैसा कि मैंने बताया धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता और भगवान के रूप से माने जाते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य आखिर क्या था मुंडा विद्रोह का, तो ब्रिटिश राज को समाप्त करना और मुंडा राज की स्थापना करना, जैसा कि क्वेश्चन में था। जल, जंगल और जमीन पर अपना अधिकार वापस पाना, जो अंग्रेजों ने जो अधिकार प्राप्त कर लिया था उसको हटा करके जो यहाँ के आदिवासी जो मूल निवासी थे उसका अपना अधिकार वापस पाना इसका उद्देश्य था। संघर्ष कब हुआ था, तो 1899 से 1900 ईस्वी के दौरान हुआ था। व्यापक विद्रोह, ब्रिटिश चौकियों को जलाया गया, मिशनरी और जमींदारों पर हमला किया गया। और इसी का परिणाम था जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित हुआ, ताकि इसमें क्या कहा गया था, इसमें आदिवासी भूमि का स्थानांतरण पर रोक लगाई गई थी, यानी आदिवासी जमीन को कोई खरीद नहीं सकता है, यहाँ पर कोई आकर के बस नहीं सकता है बाहरी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा। आगे आते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने का प्रभावी तरीका है? कहां पर, तटीय क्षेत्रों में। तट कौन सा होता है, तट क्षेत्र जहां पर जैसे ओशियन है, समुद्र का किनारे जो तट होता है उस वहां जो मृदा अपरदन होता है, पानी के द्वारा बह करके समुद्र में मिट्टी चला जाता है, उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके हम रोकने के लिए हम लोग रक्षक मेखला लगाएंगे, शेल्टर बेल्ट्स लगाएंगे। ठीक है, सही हो जाएगा। हम सब जानते हैं तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं से मिट्टी क्या करती है, उड़ती है, तो हम लोग इसमें रक्षक मेखला में क्या करते हैं, पेड़ों को पंक्ति में लगा देते हैं जिससे हवा का प्रभाव धीमा हो जाए और मिट्टी को ये पेड़ के जड़ को पकड़ ले। तो इसका असही होगा, आइए इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम, यही प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्षक मेखला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं समुद्र का पानी इधर आ रहा है, यहाँ अगर पेड़ लगा हुआ लाइन पर तो यहाँ जो मिट्टी है उसको कौन रोके हुए है, उसको इन पेड़ के जड़ जो है सो जकड़े हुए हैं, जिससे मिट्टी का बहाव यानी अपरदन कम हो गया है। ठीक है, तो कौन सा तरीका रहेगा, रक्षक मेखला रहेगा। रक्षक मेखला किस तरह का होता है इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए मल्च बनाना क्या होता है, इसका भी काम है मृदा अपरदन को रोकना, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में तटीय क्षेत्रों के बारे में पूछा गया था। देखिए मल्च बनाना यह मिट्टी की नमी बनाए रखने और खरपतवार रोकने के लिए उपयोगी है, लेकिन तटीय क्षेत्रों की तेज हवाओं के खिलाफ यह कम प्रभावी है क्योंकि यह उड़ सकता है। आगे है समोच्च रेखीय रोधिकाएं, इसका मतलब क्या है, यह पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में जल द्वारा होने वाले अपरदन को रोकने के लिए प्रभावी है, तटीय क्षेत्रों में पवन अपरदन के लिए नहीं है। ठीक है, उसी तरह डैम बनाना, डैम भी मृदा अपरदन को रोकता है। यहाँ पर तटीय क्षेत्र देखिए पहाड़ी ढलान है, ढलान से पानी अगर तेज से आता तो मिट्टी बहा करके ले जाता, इसीलिए यहाँ छोटा सा क्या कर दिया गया है, दीवार बना दिया गया है पत्थर मिट्टी से, इससे पानी का बहाव धीरे होगा और मिट्टी अपरदन, मृदा अपरदन कम हो जाएगा। आगे है 8वां नंबर क्वेश्चन, संसद सत्र के दौरान प्रश्नकाल का क्या महत्व है, क्वेश्चन आवर का क्या महत्व है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरकार को जनता की समस्याओं के प्रति जागरूक करना, पहला हो जाएगा सही, और दूसरा कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाना, यानी सरकार को जवाबदेह बनाना और जनता की समस्याएं उठाई जाती है कब, क्वेश्चन आवर में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों। आइए देखते हैं इसमें संसद सत्र के दौरान क्वेश्चन यानी प्रश्नकाल क्यों आता है, परिचय इसका सबसे पहले समझते हैं।
संसद के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जो है, जो 11 से 12 बजे तक होता है, वो प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। इस दौरान सदस्य जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और उन्हें जवाब देना होता है। एक फर्स्ट जो घंटा है उसमें मंत्री से यहाँ के जो सदस्य हैं, सांसद, एमपी लोग क्वेश्चन पूछते हैं और मंत्री को जवाब देना होता है। क्यों? क्योंकि मंत्री ही तो जवाबदेह होगा इनके जवाबों का। प्रश्नों का प्रकार क्या रहेगा? तारांकित प्रश्न होगा। इसका मतलब इसका मौखिक उत्तर सदन में दिया जाता है। इसके बाद पूरक प्रश्न पूछा जा सकते हैं। इस पर एक तारा अंकित होता है। ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा? सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना। क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो सरकार जवाब देगा, और कौन सा काम पूरा नहीं किया है उसको ध्यान रखेंगे। दूसरा है अतारांकित प्रश्न पूछना। इसमें लिखित उत्तर दिया जाता है जो सदन के पटल पर रखा जाता है। इन पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। फिर से घुमा, मतलब एक जवाब दे दिया गया तो फिर से वापस आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं इसमें। एक है अल्प सूचना प्रश्न। इसका मतलब क्या है? यह अविलंब लोक महत्व मामले के संबंधित है। इन्हें 10 दिन से कम की सूचना देकर प्रश्न पूछा जा सकता है और इसका उत्तर भी मौखिक में दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये प्रश्न काल के बारे में समझा। जानकारी प्राप्त करना और सरकार के कार्यों पर नजर रखना इसका उद्देश्य होता है। जनहित के मुद्दे को उठाना और इन पर चर्चा करना भी इसका उद्देश्य होता है प्रश्न काल का। डन है। नए क्वेश्चंस 9th नंबर हमारा है, महासागरीय धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गर्म धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। यह गलत है। क्यों? देखिए समझिए एक बात को। यह है, देखिए इसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं। ठीक है। और यहां पर हमारा है ध्रुव, ये दोनों साइड। जितना दूर हम यहां से इस इक्वेटर से जाते जाएंगे उतना ठंड बढ़ता जाएगा। अब ध्रुव पर ठंड है, बर्फ जमा हुआ है, दोनों ध्रुवों पर बर्फ पूरा जमा है। तो जब बर्फ है तो वहां से गर्म हवाएं कैसे आएगा भूमध्य रेखा की ओर? ये इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से गर्म हवाएं नहीं आती है बल्कि ठंडी हवाएं आती है। यह गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दूसरा है, लेब्राडोर एक ठंडी धारा है। यह बिल्कुल सही है, लेब्राडोर एक ठंडी धारा है। अगला है, जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां कोहरा होता है, मछली पालन के लिए अच्छा क्षेत्र बनता है। बिल्कुल सही है, जहां पर गर्म ज्यादा होता है वहां मछली पालन के लिए कोहरा, दोनों मतलब क्या होता है, अच्छा रहता है दोनों के लिए। इसका आंसर 2 और 3 सही होगा। ठीक है, चलिए इसको और डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर महासागरीय धाराओं के बारे में हमने समझा। गर्म धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है, जो गलत है। लेब्राडोर एक ठंडी धाराएं है, जो सही है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा बीच में होती है जहां पर हमेशा गर्मी पड़ती है। अगर भूमध्य रेखा से इधर अगर बात किया गया हो तो वह गर्म धाराएं जाती है दोनों साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के बारे में क्या सही है? कौन सा सही है? फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के एससी का जो न्यायाधीश है उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो बिल्कुल सही है, फर्स्ट नंबर। दूसरा, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर अलग अलग न्याय व्यवस्था नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर में है, फिर हाई कोर्ट है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे जो हैं वो सारा जुड़ा हुआ है। इसको समझ लेते हैं आगे। न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य करता है। बिल्कुल गलत है, यहाँ पर कोई किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है, यहाँ सारे संविधान को फॉलो करता है। ठीक है, आइए इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए, भारतीय न्यायपालिका नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो बिल्कुल सही था। देखिए यहाँ पर एकीकृत न्यायिक व्यवस्था और न्यायपालिका कार्यपालिका संबंध है। भारत में एकीकृत एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है यहाँ पर। और यहाँ पर जो नेक्स्ट था, न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है, फिर भी संविधान के अंतर्गत परस्पर संबंधित है, स्वतंत्र है, किसी के अधीन कार्य नहीं करता है। न्यायपालिका का काम है उसको फॉलो करवाना। अरे एकीकृत का मतलब देखिए, सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट
जो है हमारे दिल्ली में है, उसके बाद स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है वो है, और नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो है। इसी को एकीकृत यानी शुरू से ही जुड़ा हुआ है। अगला है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सही कर्म ऊपर से नीचे क्या होगा। तो इसका सही कर्म क्या होगा? इसका सही कर्म हो जाएगा भूपर पट्टी, मेंटल और कोर्ड हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है भूपर पट्टी, इसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, सबसे ऊपरी लेयर। इसी पर जो है हम सब रहते हैं इसी पर जो है हम जितना भी एक्टिविटी हम लोग मानव लोग करते हैं, सारा चीज घर वगैरह बनाते हैं, सारा भूपर पट्टी पर बनाते हैं। रासायनिक रूप से अगर इसका नाम बोले तो इसका महाद्वीप में इसको सियाल के नाम से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिलिका को हम लोग बोलते हैं रेत और एल्यूमिनियम का मिला हुआ है। महासागर में सीमा के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा है मेंटल, जो इसके नीचे रहता है। कहां पर? भूपर पट्टी के नीचे रहता है। और मेंटल जो है ये कौन सा फॉर्म में होता है? तो मेंटल लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये मेंटल से ही होकर के ज्वालामुखी का लावा बाहर आता है। अब नेक्स्ट है कोर्ड। क्या है? कोर्ड। एक होता है बाह्य कोर्ड, एक होता है आंतरिक कोर्ड। उतना हम लोग को नहीं समझना, डायरेक्ट हम लोग को समझना है कोर्ड होता है एक। ठीक है, आगे सबसे निचला परत जो है कोर्ड है। आइए आगे चलते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? क्या पूछा गया कि बहुमत दल का नेता कौन होता है? बहुमत मीन्स जिसके पास 200, जिसके पास 272 प्लस 1 सीट हो यानी एमपी हो, वही बहुमत दल का नेता चुनता है। तो अधिकतर टाइम हम लोग देखते हैं बहुमत दल का नेता हमारा कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, अगला आते हैं 13 नंबर। कथन दिया गया है, कारण पढ़ेंगे हम लोग। 19वीं सदी के समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया था। बात यहाँ आ रहा है समाज सुधारकों का। अगर एक कोई समाज सुधारक है तो बिना महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आप कैसे जो है एक बेहतर समाज बना सकते हैं, है ना? तो इसका समर्थन किया था। किसने किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, दयानंद सरस्वती जी जो हो गए। उन लोगों ने जो है महिला शिक्षा का वकालत किया था। दूसरा है रीजन में क्या दिया गया उसको पहले समझिए। उनका मानना था, किनका? समाज सेवकों का, कि समाज की प्रगति के लिए महिलाओं की स्थिति में सुधार आवश्यक है। तो यह सही होगा, तभी ना उसने शिक्षा का समर्थन कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट। झारखंड के भूगोल के संदर्भ में छोटा नागपुर पठार के बारे में क्या सत्य है? यह मुख्य रूप से आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। अब कौन सा सत्य है? तो यह सही है कि झारखंड का छोटा नागपुर पठार जो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा, इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज संपदा पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम रूर प्रदेश कहा गया। यहाँ दामोदर नदी घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह भी सही है। यानी कौन सा सही हो जाएगा? स नंबर सही हो जाएगा। 1, 2 और तीनों सही हो जाएगा। आइए समझते हैं कुछ और डिटेल से। भौगोलिक स्थिति क्या है? यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग है। यह मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। कौन सा? छोटा नागपुर पठार। अगर हम प्राचीनतम यह बना कैसे छोटा नागपुर पठार? तो आर्कियन ग्रेनाइट और नीस के चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पर दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी में बहता है। भ्रंश घाटी मतलब पहले जो है दो जमीन का टुकड़ा खिसक गया था, वहां से नदी बहना स्टार्ट हो गया। भारत का रूर क्योंकि खनिज संपदा का घर कहा जाता है इसे। यहाँ पर लोहा, तांबा, बॉक्साइड वगैरह सारा पाया जाता है। जलप्रपात में हुंडरू, स्वर्णरेखा हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। जोन्हा जलप्रपात जो है राढ़ू नदी पर है। लोढ़ा जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, यहाँ प्रसिद्ध है। आगे आते हैं 15 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो हमने पढ़ा 1976 में 42वें संविधान संशोधन से
42वें संविधान संशोधन से कौन कौन सा शब्द, एक है समाजवादी और दूसरा है धर्म निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। एक था अखंड, अखंड, ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, आइए समझते हैं यहां पर कुछ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का क्या काम है, सेकुलर का क्या काम है, उसको समझते हैं। अर्थ क्या होता है सेकुलर मतलब, अर्थ होता है राज्य में का अपना कोई धर्म नहीं है, हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं है लेकिन भारत में धर्म मानने का कोई रोक नहीं, यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना गया है, संरक्षण और समतलता प्राप्त है, धर्म व्यक्तिगत मामला है, इसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसे कब जोड़ा गया था, तो 42वां संशोधन से 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी और उनके प्रभाव के संदर्भ में सही मिलान कीजिए, चुने। सबसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, निरंतर लावा निकलते रहता है, सक्रिय है, सक्रिय मतलब एक्टिव ज्वालामुखी, जिससे हमेशा ज्वालामुखी लावा निकलते रहता है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं, सही है। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी, जो लंबे समय से उदार नहीं हुआ पर संभावना है, हो सकता है हजारों साल पहले एक बार जो है यहां से लावा बाहर निकला था और अब जो है वह शांत है, लेकिन संभावना है कि भविष्य में लावा निकल सकता है, उसको सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। मृत ज्वालामुखी हम उसको बोलते हैं जो भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं है, यानी पहले कभी भविष्य हुआ था ज्वालामुखी, वहां लावा फटा था लेकिन अब नहीं फट रहा है, फटेगा। तो इसका दोनों तीनों सही हो जाएगा। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए ज्वालामुखी के प्रकार क्या होता है, सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी जो निरंतर उद्गार होते रहता है, निरंतर यहां से देखिए लावा निकलते रहता है। दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी जो लंबी अवधि से शांत है, यानी यहाँ पे ज्वालामुखी का लावा है, कभी निकल सकता है लेकिन अभी सिर्फ धुआं वगैरह निकल रहा है और शांत है। मृत ज्वालामुखी जो पूर्णतः निषिद्ध हो गया है, भविष्य में उद्गार की कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं कालरेडा, जहां पे पानी जम गया है। डन है, तो इसका तीनों सही था 17 नंबर में है कथन और रीजन पढ़ना है। सबसे पहले है 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। ब्रिटिश क्राउन मींस ब्रिटेन की जो रानी थी उसके हाथ में चला गया था 1857 के विद्रोह के बाद, यह है कथन दिया गया है। कारण क्या बोला गया है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। तो इसका दोनों सही है, ये और आर रीजन भी सही है। हम बताते हैं क्या हुआ था। पहले 1857 में विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ हमारे भारत में, झारखंड में जो है देवघर में स्टार्ट हुआ था यह विद्रोह। ठीक है, तो उसके पहले 1857 से पहले क्या अंग्रेज यहां शासन कर रहे थे क्या, तो अंग्रेज नहीं कर रहे थे। अंग्रेज का एक कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, महारानी के द्वारा इसको समर्थन प्राप्त था यहां पर कि तुम ईस्ट में यानी इंडिया साइड में जो है अपना कंपनी चला सकते हो। अब इसने क्या किया, यहाँ कंपनी चलाते हुए अपना फोर्स बना लिया और यह पूरे इंडिया को कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो यहाँ के क्राउन जो है उसने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह बहुत ज्यादा फायदा कमा रहा है, लेकिन हम ब्रिटेन नहीं भेज रहा ज्यादा। इसके बाद उसने कानून में संशोधन करके ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया। आइए इसको देखते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण, सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1857 से क्या किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया तो ब्रिटेन का कोई आदमी यहां पर आएगा, हाँ, तो उसने क्या किया, वायसराय का पद सर्जित किया। जो सबसे पहले गवर्नर जनरल था उसको हम वायसराय बना दिया गया, जो क्राउन का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, पहला कौन बना था, पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग बना था यहां पर। ठीक है, आगे इसमें क्या था, महारानी का उद्घोषण था जो 1857 में आया था,
उसको हम मैग्मा कार्टा बोलते हैं, जिसको मैग्मा कार्टा कहा जाता है। ठीक है, यहां तक पढ़ते हैं। और इसमें क्या था, सिंपल सा सैनिक का पुनर्गठन करना। सैनिक का पुनर्गठन करना मतलब पहले 1857 से पहले जो है अंग्रेज के कुछ अधिकारी होते थे यहाँ पर सैनिकों में, जिससे जब ज्यादा हिंदुस्तान के सैनिक थे तो विद्रोह करना आसान हो गया था। लेकिन जब यह 1857 का मैग्मा कार्टा आया 1858 में कानून बन करके, तो उसमें साफ लिखा गया था कि अब जो यूरोपीय सैनिक का अनुपात यहाँ बढ़ाना है और फूट डालो राज करो का शासन ध्यान दिया गया। ठीक है, आइए आते हैं। अगला है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच क्या संबंध है। क्या संबंध है, तो पहला, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करती है। ग्राम सभा बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत जो है कार्य कर रहा है, उसका निगरानी कौन करेगा, ग्राम सभा करेगा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। बिल्कुल, जिस तरह हमारा पीएम और सीएम विधानसभा और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी संसद और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी तरह ग्राम पंचायत है, जो मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, वो सारा किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ग्राम सभा के सभी सदस्य ग्राम पंचायत के भी सदस्य होते हैं। बिल्कुल गलत है, ग्राम सभा का सभी सदस्य जो है वो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं। यह कौन सा हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में। परिभाषा क्या है, यह एक गांव के सभी वयस्क मतदाताओं की आम सभा है। देखिए, ग्राम सभा किसको बोलते हैं, ग्राम सभा किसी गांव के 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को हम क्या बोलेंगे, ग्राम सभा बोलेंगे। ठीक है, शक्ति इसके पास क्या है, इसके पास शक्ति है गांव के विकास कार्यों और योजनाओं को मंजूरी देना, ग्राम पंचायत के बजट और खर्चा की निगरानी करना, लाभार्थियों का चयन करना, जैसे मनरेगा आवास योजना जो आता है उसमें चयन करेगा कि आखिर कौन रियल में इसके काबिल है, ताकि जो रियल जिसको मनरेगा और आवास योजना मिलना चाहिए उसको ना मिलकर किसी जिसको जरूरत नहीं उसको मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए परिभाषा किसका हम बोल रहे हैं, ग्राम पंचायत का परिभाषा। यह गांव के निर्वाचित कार्यकारी संस्था है, निर्वाचित मीन्स चुन कर आया गया संस्था है, जो 5 साल के लिए चुनी जाती है। इसमें सरपंच और कोई पंच होते हैं, मुखिया होता है इसमें शामिल। ठीक है, ग्राम सभा को हम विधायिका बोलेंगे, पंचायत को हम कार्यपालिका बोलेंगे। ठीक है, तो आनी ग्राम सभा विधायिका की तरह है जो नीति बनाती है, जबकि ग्राम पंचायत कार्यपालिका है जो लागू करती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। इसकी शक्तियां क्या क्या है, तो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित निर्णयों और योजनाओं को लागू करना, ग्राम की बुनियादी ढांचे सड़क नाली पानी स्कूल का निर्माण रख रखाव करना और स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना, यह किसका काम है, ग्राम पंचायत का काम है। अगला देखिए, मानचित्र के घटकों का घटकों में कौन शामिल नहीं है, तो मानचित्र में जो है ऊंचाई शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें दूरी दिशा और प्रतीक सबको शामिल किया जाता है, इसका मुख्य घटक नहीं है ऊंचाई। अब मानचित्र के घटक को आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इस पीडीएफ को जो है अपने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसको और डिटेल से पढ़ सकें। अगर मैं पूरा डिटेल से और बताते चलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, जो सही नहीं है। आगे आते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है, कथन और कारण। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाना जरूरी समझा। ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों में अपर्दन और निक्षेपण का मुख्य कारक क्या है, क्या है मुख्य कारक। दूसरा कारण, यहाँ वनस्पति की कमी होती है और मिट्टी ढीली होती है। अपर्दन मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को ले जाना ही अपर्दन कहलाता है ना, बालू को ले जाना अपर्दन कहलाएगा, यही ना है। तो ऐसा कब होता है, जब वनस्पति की कमी होगी तो मिट्टी ढीला होगा, मिट्टी को पकड़ने के लिए कोई पेड़ का जड़ नहीं है, जिसके कारण अपर्दन की और निक्षेपण की क्रिया बढ़ जाएगी। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, यानी ये देखिए जो है कथन सही है और कथन का जो रीजन दिया गया वह है भी सही बताया गया है। अगला है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है,
तो यह एक अस्थायी सदस्य सदन है, बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह गलत है। उपराष्ट्रपति जो है क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसको 12 सदस्य, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए यहाँ पर राज्यसभा के बारे में, इसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है राज्यसभा। रचना, इसमें सदस्य की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, अभी वर्तमान में 245 है। चुनाव और मनोनयन कैसे होता है? चुनाव, सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जो विधायक लोग हैं, वह अपने अपने राय से जो है सांसद को चुनकर भेजते हैं राज्यसभा। इसके अलावा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। किस किस विभाग से? तो यह है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से। एक खेल से भी सचिन तेंदुलकर जी को इसमें शामिल किया गया था। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल का 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। अस्थाई है, मैंने बताया सदस्य, जैसे यह सदन अस्थाई है, यहाँ पर हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, लेकिन सदन कभी जो है अस्थाई नहीं, कभी भंग नहीं होता है। डन है। अगला है, मृदा सॉइल के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मृदा के निर्माण का प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रभावित करने वाला कारक पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जनक सेल, जिससे यह मृदा बनती है, जिस चट्टान से, वह प्रभावित करता है, बिल्कुल। अगर कमजोर चट्टान है तो मृदा जल्दी बन जाएगा। उस तरह जलवायु, अगर बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, जलवायु के चलते बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो इससे भी क्या होगा? मृदा जल्दी बनेगा। और समय भी इसका महत्वपूर्ण कारक है, यानी तीनों इसका सही हो जाएगा। देखिए, भारत में शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत लागू है, यह कथन है हमारा। ठीक है। दूसरा रीजन पढ़ते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना संतुलन बनाए रखती है। सबसे पहले कथन पर चर्चा करते हैं। कथन बोला गया है कि भारत में शक्ति का पृथक्करण किया गया है, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग बांटा गया है। ये तीनों एक दूसरे को जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है ये कथन। निष्कर्ष भी यही है कि हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यानी इसका क्या हो जाएगा? सही। ये नंबर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे आते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको समझना बहुत जरूरी है। विधायिका किसको बोलते हैं? इसका कार्य है कानून बनाना। इसका संरचना लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधानमंडल। विशेषता क्या है? जनता का इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। ये जनता ही इसको चुन करके भेजता है ना। कार्यपालिका का काम है, जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया तो उसको कानून को लागू करना है। इसकी संरचना कौन लागू करेगा? तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो उसके नौकरशाह लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी लोग, वो लागू करेगा। ठीक है। न्यायपालिका का काम क्या है? जो कानून विधायिका द्वारा बनाया गया है उसकी व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना लोगों को। संरचना कहां पर यह न्याय मिलेगा हमें? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और इसके अधीन जो डीसी वगैरह का जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है वहां पर। इसका काम क्या है? संविधान की संरक्षक करना, नागरिकों के अधिकारों का रक्षक करना काम है न्यायपालिका का। अगला है झारखंड के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे हम सीएनटी एक्ट 1908 के बारे में क्या शर्त है? हमने पहले इस पे चर्चा किया। यह बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप लागू हुआ था। बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हुआ, आप देखेंगे झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए थे, अंग्रेजों ने आंदोलन के डर से कुछ ना कुछ चेंज किए थे। भले अंग्रेज से हम लोग हार गए थे, लेकिन अंग्रेज के द्वारा कुछ ऐसा चीज पब्लिक की हेल्प के लिए लागू किया गया था हर बार। ठीक है। जैसे आप कोल विद्रोह का बात करें तो कोल विद्रोह में जो है आप नॉर्थ वेस्ट जो है क्या बनाया गया था? फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। उसी तरह देखिए यहाँ पर मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप सीएनटी एक्ट 1908 लागू किया गया। इस तरह सारे जो है काम किए गए थे।
दूसरा है, इसका उद्देश्य आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने से रोकना था। बिल्कुल यह भी सही है, गैर आदिवासी को आदिवासी का जमीन नहीं मिले, यह भी ध्यान रखा गया था। यह पूरे झारखंड में लागू है। क्या यह पूरे झारखंड में लागू है? तो नहीं, यह पूरे झारखंड में लागू नहीं है, यह केवल छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू है। यानी इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से आप पढ़ सकते हैं, इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार पेंजिया क्या था? तो पेंजिया एक विशाल भूखंड था, विशाल भूखंड था, विशाल भूभाग था। इसके बारे में समझते हैं अभी। यहाँ पर आइए, विशाल भूखंड था। देखिए सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या बोलता है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहता है कि जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, अर्थ बना था, उस समय पूरे अर्थ में सिर्फ एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। जो महाद्वीप था उसको मैंने पेंजिया नाम दिया, और जो महासागर था उसका नाम हमने पेंथालासा दिया। बाद में समय के साथ क्या हुआ, यह टूटता गया और 7 कॉन्टिनेंट बन गए, 7 महाद्वीप बन गए। आने वाले करोड़ों सालों में हो सकता है 8 हो जाए, 10 हो जाए, होते चला जाएगा। इसका कारण क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर यह सिद्धांत पृथ्वी के महाद्वीप एक दूसरे के सापेक्ष गति के कारण होता है। यह देखिए, इसका प्रतिपादक कौन था? अल्फ्रेड वेगनर था, जिन्होंने 1912 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। इस सिद्धांत के बारे में उसने उसमें विस्तार से बताया था। ठीक है, उसका कहना था कि सिंपल सा, अर्थ के अंदर जो है लावा है, हमेशा जो है सो अंदर से प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, जिसके कारण जमीन का भी टुकड़ा धीरे धीरे फटता जाता है, और इसी के बाद कॉन्टिनेंट बना। उसने ऐसा क्यों बोला? उसका कहना था ऐसा मतलब जीवाश्म के द्वारा। देखिए जीवाश्म साक्ष्य मिला था, यह समझिए। यहाँ पर ये एक कॉन्टिनेंट है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोला जाता है कि यहाँ से टूट कर बना है, इससे टूट करके बना है। अब इतना दूर, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, अगर यहाँ भी पाया जा रहा है, यहाँ जो पहले करोड़ों साल पहले जो जीव का जीवाश्म है, हड्डी यहाँ पे पाया गया था, वो यहाँ भी पाया गया है। तो इसी को आधार बना करके उसने यह सिद्धांत को दिया था। इसके अलावा चट्टानों और पर्वतों की समानता के आधार पर भी उसने दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, ये इंडिया था, पेंजिया का ही पार्ट था, जो धीरे धीरे टूट कर खिसकते खिसकते यहाँ पर आया। देखिए यहाँ पर आकर के जुड़ा था। आगे आते हैं। अब अगला है, भारतीय संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। बिल्कुल, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संसद के पास है। संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। बिल्कुल सही है, जो कथन दिया गया है और कारण वह भी सही है, यानी ये नंबर इसका सही है। आइए समझते हैं इसको। आर्टिकल 1968 क्या बोलता है, इसका परिचय समझिए। देखिए सबसे पहले इसमें बोला गया है सिंपल सा कि हम संविधान में कोई संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू? आर्टिकल 368 को ध्यान में रख करके हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल स्वर्ण रेशा के नाम से जानी जाती है? कौन सा स्वर्ण रेशा के नाम से जाना जाता है? तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जूट, यानी पटसन को स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। आइए डिटेल से समझते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वर्ण रेशा। ठीक है, इस रेशे के सुनहरे रंग और उच्च मूल्य के कारण इसे स्वर्ण रेशा कहा जाता है, अधिक दाम का इसीलिए। परिचय, पटसन एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, यानी बेचने वाला फसल है। इस रेशे के सुनहरे रंग और उच्च मूल्य के कारण इसे स्वर्ण रेशा यानी गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अब इसको कैसे हम रोपते हैं? कितना तापमान चाहिए? तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक। भारी वर्षा चाहिए इसको 15 से 200 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में। अगर हम मिट्टी का बात करें तो बाढ़ के मैदानों और डेल्टा क्षेत्रों की नई जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है। जलोढ़ मिट्टी का जरूरत पड़ता है। खेती और प्रसंस्करण का बात करें तो बुआई यानी बीज को बोना सबसे पहले मई जून में होता है, मार्च मई में, फिर बढ़ना, फिर कटाई,
फिर रैगिंग और रेशा बनाना, यह सारा प्रोसेस होता है। उत्पादक देश में सबसे ज्यादा कौन कौन है? तो उत्पादक देश में सब भारत और बांग्लादेश दुनिया के प्रमुख पटसन उत्पादक है। पश्चिम बंगाल भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो स्वर्ण रेशा किसको बोला जाता है? जूट को बोला जाता है, यानी पटसन को बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला में पितरादूरा का अर्थ क्या है? पितरादूरा का अर्थ था संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई करना ही पितरादूरा कहलाता था मुगल काल में। यह नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कथन ये और उसके बाद कारण को देखेंगे। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे साल भर लगभग सीधी पड़ती है। यह क्या है? हमारा कथन है। अब इससे रिलेटेड अगर कारण हमें देखने को मिल रहा है तो हम इसको सही मानेंगे, बाकी गलत मानेंगे। चलिए देखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऋतु परिवर्तन बहुत कम या नहीं के बराबर होता है, यह कारण दिया गया है। तो यह गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे उसके आंसर पर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये है हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है गोला। ठीक है, अब गोला, ये रेखा जो बीच में खींचा गया जिसको हम जीरो जीरो डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, वो हमारा क्या है? भूमध्य रेखा है। अब अगर देखेंगे तो अर्थ अगर इधर रोटेट कर रहा है, इधर रोटेट कर रहा है, चाहे इधर से रोटेट करेगा, सन का हमेशा इस लाइन पर क्या रहेगा? हमेशा यहाँ पर सन का किरण अधिक देखने को मिलेगा, लंबवत देखने को मिलेगा, सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आगे मुख्य बिंदु, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत यानी सीधी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? उच्च आपतन कोण के कारण बहुत ज्यादा गर्मी होता है। सीधी किरणें कम क्षेत्र में फैलती है और अधिक तीव्र होती है, अधिक गर्मी पड़ता है। इसी का परिणाम यहाँ देखने को मिलेगा, उच्च तापमान। इसके परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पूरे साल तापमान उच्च रहता है हमेशा। यहाँ पर दिन और रात की अवधि लगभग पूरे वर्ष 12-12 घंटे की होती है, क्योंकि हमेशा यहाँ जो है सीधी रेखा पड़ रहा है, इसलिए लगभग 12-12 घंटे की दिन रात देखने को मिलता है। और लास्ट जो इसमें कारण दिया गया था इस क्वेश्चन का, उसका आंसर देखिए यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यानी निरंतर गर्मी और वाष्पीकरण के कारण इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और घने कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बोला जाएगा? इसका हम बोल सकते हैं कि जब सीधी किरण साल भर पड़ती है तब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऋतु परिवर्तन बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। ऐसा अगर आप मान रहे हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि निरंतर गर्मी पड़ती है और भारी वर्षा होती है। अगर आप मान रहे हैं वर्षा और गर्मी को कि निरंतर परिवर्तन हो रहा है तो आप इसको सही मानेंगे। लेकिन एक चीज और देखें, यहाँ ऋतु परिवर्तन का बोला जा रहा है। ऋतु परिवर्तन का मतलब है कुछ समय के लिए ठंडा आ जाना 2-3 महीना, फिर गर्मी आना, फिर बरसात आना, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ दिन में जो है, जिस तरह हम लोग अपने घर में भी देखते हैं, दिन में ठंडा लग रहा है, शाम को भी ठंडा लग रहा है, फिर दिन में 12 बजे गर्मी लगने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही, यह नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक क्यों कहा जाता था? तो इसका कारण है, इनमें आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण इसको बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक है, लेकिन 7 जुलाई 1948 को 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी पर बांध बना करके पानी को धीरे धीरे आने रोक दिया गया, जिसके कारण अब जो है दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आने का खतरा समाप्त हो गया है। ठीक है, इसीलिए अब इसको बंगाल का शोक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पहले बोला जाता था। ठीक है, और ये बाढ़ जो है सो झारखंड में भी दामोदर नदी से देखने को मिलता था पहले, लेकिन अब जो है इस दामोदर नदी की जो सहायक नदियां था, जैसे धीरे धीरे इधर जा रहा है, बराकर हो गया, उसरी हो गया, साली हो गया, ये सारी नदियां जो है, बोकारो नदी हो गई, इन सभी का क्या किया गया? बीच में डैम बना करके
पानी का जल जो वेग था उसको रोक दिया गया और ये धीरे धीरे पानी छोड़ा जाने लगा, जिसके कारण बाढ़ नहीं आता है। अब आगे आते हैं, भारतीय न्यायपालिका की जनहित याचिका जिसे हम पीआईएल का मुख्य उद्देश्य क्या है, पीआईएल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले समझिए पीआईएल का मतलब होता क्या है। हो सकता है कि पूछ दिया जाए, होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य सिंपल सा है, त्वरित न्याय और गरीबों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना। पहले जहां तक गरीब डरता था कोर्ट जाने से, अब पीआईएल के थ्रू जनहित याचिका के थ्रू गरीब और कमजोर वर्ग जो है न्याय पाने के लिए तुरंत क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है। इसका आंसर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए और कारण आर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की है। बिल्कुल सही है कि वर्ण व्यवस्था की आलोचना जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने की है। वर्ण व्यवस्था क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, बाकी आपको पूरा डिटेल से समझना है तो इस जो पीडीएफ है इसको मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, यानी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। कारण है, ये धर्म सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास रखते थे। कौन सा धर्म, जैन और बौद्ध, बिल्कुल सही है, ये नंबर इसका सही है। कथन जो है और रीजन दोनों सही है, आर ये की सही व्याख्या करता है। आइए हम सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को समझते हैं, क्या था वर्ण व्यवस्था। देखिए ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में क्या था, एक मुख्य संरचना बनी हुई थी जिसमें हमारे देश का जो समाज था, उस समय का जो समाज था वो 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र में। तो ये अब बोलोगे कि ब्राह्मण कौन बनेगा, क्षत्रिय कौन बनेगा, वैश्य कौन बनेगा, शूद्र कौन बनेगा, तो इसका सिंपल सा जो है गुण और कर्म के आधारित था यह, यानी व्यक्ति का गुण जैसा था और कार्य कैसा था उसी के आधार पर उसको उस वर्ण व्यवस्था में डाला जाता था। अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो तो उसको ब्राह्मण में डाल दिया जाता था, अगर कोई लड़ाई में शासन करने में अगर अच्छा हो तो उसको क्षत्रिय में डाल दिया जाता था। फिर वैश्य, वैश्य का काम क्या था, व्यापार और किसानी करना, उसको वैश्य में डाला जाता था। बाकी जो था उसको शूद्र में डाला जाता था कारीगरी करने के लिए। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर था वह खत्म होकर जन्म पर आधारित हो गई और फिर जाति व्यवस्था का उदय हो गया। ठीक है, अब जब जन्म पर आधारित हो गया तो इससे क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो ब्राह्मण का बेटा था, चाहे वह बहुत कमजोर हो, पढ़ने में कुछ नहीं हो, तब भी उसको ब्राह्मण की श्रेणी में रख दिया गया। क्षत्रिय का बेटा यानी राजा का बेटा जो था, योद्धा का बेटा, कुछ भी अगर शरीर उसका विकलांग भी क्यों ना हो वह राजा बन सकता था। इससे क्या हुआ, इससे नुकसान यह हुआ कि जो शूद्र कैटेगरी के लोग थे, जो छोटे सबसे कैटेगरी के लोग थे, वह अपने आप को वंचित महसूस करने लगे और इसके साथ जो है बाकी ऊपर के जो समाज हैं वह भेदभाव करना प्रारंभ किया। इसी बात को देखते हुए 500 ईसा पूर्व में 2 धर्म आए। जैन धर्म जिसे महावीर स्वामी ने बनाया, एक था बौद्ध धर्म जिसे किसने बनाया, सिद्धार्थ, जिसे बाद में बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो उसने इसको बनाया। उसमें साफ लिखा गया था कि जो मनुष्यों में भेदभाव हो रहा है वह ना होकर के हमारे धर्म में समानता होगा सभी का। तो यह इसीलिए जो है ये और यार दोनों सही है। अगर और डिटेल से समझना चाहते हैं तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसको हम डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की कौन सी परत ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है, कौन सी परत में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ऊपरी मृदा जो होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस समझो ये कि पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा से जो पत्ते गिरे जमीन पर या फिर कोई जीव जंतु मरा, वह मर करके क्या होगा, उसको छोटे छोटे जीव जंतु
खत्म करेगा खा करके। अब इसमें जो कार्बन था, जो ऊर्जा था, वो कहाँ आएगा, जमीन पर आकर के गिर जाएगा, और जहां गिरेगा इसके अंदर जो है नमी बना हुआ रहेगा और ये उपजाऊ होगा। ठीक है, यही हमारा ह्यूमस कहलाता है। तो यह कहाँ रहेगा, सबसे ऊपरी परत में रहेगा ह्यूमस। ठीक है, यह फसल उत्पादक परत के नाम से भी जाना जाता है, उपयुक्त के नाम से भी जाना जाता है। यह इसका सही हो जाएगा। अगला, झारखंड का जादू घोड़ा किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जादू घोड़ा यूरेनियम के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, अब ये जादू घोड़ा है कहां, पूरा इंडिया में विख्यात है। तो जादू घोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला, जो झारखंड में है, वहां पर है। इसका महत्व क्या है, यह भारत में व्यावसायिक स्तर पर संचालित होने वाली सब पहली यूरेनियम खदान है। सबसे पहले यहाँ पर 1951 में जो है खदान को खोजा गया, जहां से यूरेनियम एस पीच ब्लेड को निकाला जाता है और संसाधित किया जाता है। जादूगोड़ा में ही जो है यूरेनियम प्रोसेसिंग केंद्र भी है, वहीं पर प्रोसेसिंग हो करके बाकी जगह भेजा जाता है। देखिए, इसका संचालन कौन करता है, तो संचालन देखिए यहाँ पर संचालक जो है यूरोपियन कॉर्पोरेशन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कहां पर है ये जादूगोड़ा में क्या सबसे ज्यादा निकाला जाता है, यूरेनियम निकाला जाता है। आगे है, राज्य को उच्च सदन कहा जाता है, सॉरी राज्य को नहीं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, कथन है, बिल्कुल सही है। अब इसको डिटेल से करते हैं अभी। दूसरा है, कारण राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना जाता, यह विधायक द्वारा, विधायक या विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुनकर आता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट नहीं हम लोग चुनते हैं, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से, यह प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आता है। इसका कौन सा सही हो जाएगा, ये सही है, लेकिन कारण आर जो है वह गलत है, ब सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है इसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। यह उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन मीन समझो कि यह देखो हमारा जो है संसद भवन है, नीचे वाला जो बिल्डिंग है वहां पर लोकसभा का कार्यवाही चलता है, और ऊपर वाला बिल्डिंग में जो है राज्यसभा का कार्यवाही चलता है। इसको आप उच्च सदन के नाम से याद रख सकते हैं। इसकी संरचना, इस पे हमने चर्चा किया था अभी पीछे के क्वेश्चंस में। सदस्य 250 है, अभी 245 सदस्य वर्तमान में है। यह अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आता है। देखिए, चुनाव, सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। बाकी एमएलए मनोनीत भी किए जाते हैं 12 सदस्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, विधायक और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुन करके आता है। आइए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जो भूमि भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में होगा उसी को हम उगते हुए सूरज की भूमि कहेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सन का लाइट वहीं पड़ेगा। तो यह कौन सा राज्य है? यह है अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर, यह भारत के सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए यहाँ सूरज की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, उगते सूरज की भूमि, भारत के उगते सूरज की भूमि। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यह देखिए। यहाँ के घर पक्की ईंटों के बने होते थे। यहाँ के घर पक्की ईंटों के बने होते थे, बिल्कुल सही है। नालियों की व्यवस्था ढकी हुई और वैज्ञानिक थी, बिल्कुल यह भी सही है। मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यह भी सही है। इसका आंसर 1 2 3 यानी तीनों सही है। आइए देखते हैं। यहाँ के घर पक्की ईंटों के बने होते थे। देखिए यहाँ ईंटा को पकाया जा रहा है, पक्की ईंटों के थे। यहाँ की सड़कें जो है देखिए 90 डिग्री पर कट रही है। इसके अलावा नालियों की व्यवस्था ढकी हुई और वैज्ञानिक थी। यहाँ पे ढका हुआ था, देखिए नाली जो है सारा ढका हुआ था। तो इसका आंसर तीनों सही हो जाएगा। अगला है, धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और अमेरिकी दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में
अमेरिका और भारत के रूप में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा स सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत में राज्य धार्मिक मामलों में सैद्धांतिक हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब समझिए, एग्जाम्पल के लिए हम समझें, अभी 3 तलाक का बात चल रहा था, यह धार्मिक मामला है। यहाँ पर हमारे न्याय व्यवस्था ने, हमारे सरकार ने क्या किया? हस्तक्षेप किया। क्या? धार्मिक मामलों में। क्यों? सुधार के लिए, जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, उसको सुधार के लिए भारत में जो है धर्म के मामले में क्या कर सकता है? मतलब हस्तक्षेप कर सकता है सामाजिक सुधार हेतु। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में राज्य और धर्म पूर्णतः क्या है? अलग है। वहां पर कोई मतलब वहां के न्याय व्यवस्था जो है इस तरह का नहीं कर सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है। तो स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पठारी क्षेत्रों में खेती की तुलना में खनन कार्य अधिक होते हैं। बोला गया है, यह हमारा कथन है, दिया गया है कि पठारी क्षेत्रों में खेती की तुलना में खनन कार्य अधिक होता है। दूसरा कारण है, पठार खनिजों की प्रचुर भंडार होते हैं। पठार खनिजों का प्रचुर भंडार होता है। तो यह बिल्कुल सही है। देखिए, पठारी क्षेत्र जो है थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर खनिज पूरे भरे हुए रहते हैं, तो खनिज भरे हुए हैं तो खनन कार्य होते हैं। खेती जो है वहां पे कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि खेती युक्त मिट्टी ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह सही हो जाएगा। ठीक है, पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है, इसलिए वहां खनन कार्य अधिक होता है, इसीलिए खेती भी कम होता है। डन है। आगे आते हैं, झारखंड में सिंधु कानून ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिंधु कानून ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने, बिरसा मुंडा जी ने, बिरसा मुंडा ने किया था। हो विद्रोह जो है सो 4 चरणों में था, इस पे आगे चर्चा करें। सॉरी, हो विद्रोह का जो है सो 1 चरण 2 चरणों में था, इस पे चर्चा अभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, संसद के स्थगन प्रस्ताव का क्या अर्थ है? स्थगन प्रस्ताव का क्या अर्थ है, इसके बारे में पूछा गया है। आइए समझते हैं। लोक महत्व के किसी जरूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही क्या करता है? रोकना। यही है स्थगन का, यानी बी सही होगा। इसको और ज्यादा हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर संसद का स्थगन प्रस्ताव क्या कहा गया है? क्या है स्थगन प्रस्ताव? तो लोकसभा की सामान्य कार्यवाही को रोककर या विलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा करने का प्रस्ताव है। क्या? ये स्थगन प्रस्ताव जो सामान्य तरीके से कार्यवाही चल रहा है, कहां पर? लोकसभा में, उसको रोक दिया गया कुछ समय तक के लिए। और जो ज्यादा लोक महत्व, लोगों के लिए ज्यादा महत्व का काम जो है उस पर निश्चित चर्चा करना है। कहां प्रस्तुत होता है स्थगन प्रस्ताव? तो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता। कारण क्या है? इसमें सरकार की निंदा का तत्व होते हैं। सरकार जो कार्य कर रहे हैं उसमें गलती ढूंढना ही स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है। तत्कालीन सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा करना ही इसमें होता है। ठीक है, इसकी सीमाएं क्या है? क्या शामिल नहीं कर सकते? तो विशेषाधिकार प्रश्न, न्यायालय का विचाराधीन मामला नहीं शामिल कर सकते, इसी सत्र में पहले से चर्चित विषय नहीं कर सकते, एक से अधिक मुद्दे नहीं कर सकते। यह प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है? तो बैठक से पहले सुबह 10 बजे तक लिखित नोटिस देना रहता है संसद का जो अध्यक्ष है उसको, लोकसभा अध्यक्ष को स्वीकृत होने पर शाम 4 बजे। देखिए उद्देश्य क्या है? अत्यंत गंभीर व तत्कालिक सार्वजनिक मुद्दे पर सदन और राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करना, सरकार के किसी कार्य या चूक के लिए उसकी जवाबदेही भी तय करना होता है। अब स्वीकृति का अनिवार्य शर्त क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्थगन प्रस्ताव के लिए 2 लोग 5 लोग मिले और तुरंत स्थगन प्रस्ताव पारित कर दिए। इससे क्या होगा? सरकार के खिलाफ जो भी सांसद है वह संसद के कार्यवाही को रोकने के लिए तुरंत स्थगन प्रस्ताव लागू कर दिया जाएगा। अनुमति अध्यक्ष से लेना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो स्थगन प्रस्ताव के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है वह पहले से ही विचाराधीन है या फिर ये सीमाएं उसमें लगी हुई है। इसके अलावा हाल की घटना पर ध्यान देना है, सरकार की जिम्मेदारी को तय करना है। अगला है चिनूक। पवन के बारे में क्या सही है?
चिनूक एक पवन है, उसके बारे में क्या सही है उसके बारे में समझना है। तो चिनूक उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है, क्या है, देखिए ये बस सही हो जाएगा। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से उतरने वाली गर्मी और शुष्क हवा है। भारत की गर्म हवा को हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। देखिए यहाँ चिनूक पर्वत, चिनूक क्या है सबसे पहले अर्थ समझिए। चिनूक एक स्थानीय पवन है जिसका अर्थ है हिमभक्षी। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों में बहने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है। देखिए रॉकी अमेरिका में बह रहा है। भौगोलिक विस्तार कहाँ है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग विशेषकर कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों में बहती है, ये वाला एरिया में बहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय समय यानी लोकल टाइम और मानक समय के बारे में क्या सत्य है, कौन सा सत्य है, आइए समझते हैं। तो एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों को स्थानीय समय मतलब स्थानीय समय समान होता है। समझिए देशांतर किसको बोलते हैं, हमारे अर्थ पर जो सीधी खड़ी लाइन खींची गई है, देखिए खड़ी लाइन खींची गई है, ठीक है, इसी को देशांतर लाइन हम बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां से जो लाइन हम खींचना स्टार्ट किए इस बिंदु पर, इस पोल से ले जाकर इस पोल पर मिलाए हैं, यहाँ पर, यहां से भी खींचना स्टार्ट किए इधर होते हुए इस पोल पर मिलाए हैं, इधर भी इस पोल पर मिलाए, यानी देशांतर लाइन जो है हमेशा पोल पर आकर के मिलती है। आगे, भारत का मानक समय 42.5 डिग्री के पूर्वी देशांतर पर निर्धारित है। अब हमारा इंडिया जो है यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, तो ये पूर्वी देशांतर में है। अब इसको उत्तर पूर्वी देशांतर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ऊपर से मामला, यहाँ पर उत्तर भी है और ये पूरब का भी है, यह भी सही हो जाएगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, यानी दोनों सही, तीनों सही है, सही है इसका। आइए डिटेल से इसको समझते हैं। स्थानीय समय और मानक समय के बारे में क्या कहा गया, एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। देखिए यह अर्थ है, अगर ये देशांतर को माना जाए, यह लाइन देशांतर है, तो यहाँ जो शहर ए, शहर बी, शहर सी और शहर डी जो है, यहाँ सभी में जो समान होगा, सबका आप घड़ी देखेंगे एक ही समय दिखाएगा। ठीक है, सूर्य की स्थिति भी समान होता है सब जगह, इसलिए समय भी समान होता है। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होती है। ठीक है, देखिए भारत के बीच में से एक लाइन खींचा गया है, बीच में से, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होते हुए गुजरता है। ऐसा क्यों, ताकि भारत का इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र का समय का जो है बंटवारा सही से हो सके, इसीलिए जो है बीच से खींचा गया है। तो यह अगर देशांतर की बात करें तो यहाँ देशांतर इस जगह पर जो है 82.5 डिग्री, यहाँ पर हमारा इंडिया है। ठीक है, पूरे देश के लिए एक समान समय लाना के लिए किया गया है। देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ऐसा क्यों अंतर है, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देशांतरीय विस्तार जो है 30 डिग्री का है और प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक सन का लाइट पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। अब देखिए 30 घंटा को 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 120 मिनट हो रहा। तो इसीलिए जो है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय में 2 घंटे का समय लगता है। यानी यहाँ पर अगर 4 बजे सुबह हुआ है तो यहाँ पर 6 बजे सुबह होगा, अगर यहाँ पर 6 बजे शाम को शाम हुआ है तो यहाँ 4 ही बजे शाम हो जाएगा। अगला है, स्थानीय बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है, इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, बिल्कुल सही है। स्थानीय बंदोबस्त क्या था इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अभी थोड़ा सा उसको हम रिकॉल करेंगे। इसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी, यह भी सही था। राजस्व की राशि भविष्य के लिए अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी, बिल्कुल सही है। अस्थायी बंदोबस्त का मतलब यह समझिए कि अंग्रेजों ने जमींदार चुने, वो राजा चुने, उसने एक एरिया ये है, यहाँ पर उसने टैक्स को जो है फिक्स कर दिया गया, यहाँ टैक्स ए का टैक्स फिक्स कर दिया गया और जमींदार को बोला गया कि आपको अगर इनकम हो या ना हो, मुझे इस एरिया से जो फिक्स अमाउंट है, फिक्स अमाउंट मान लेते हैं हम 10,000 रुपया, 10,000 जो फिक्स किया गया ये हमको चाहिए ही चाहिए।
ठीक है, ये जमींदारों को बोल दिया गया। अगर इससे कम टैक्स आप हमको देते हैं तो आपकी जमींदारी को क्या करेंगे हम, नीलाम कर देंगे, यानी किसी और को दे देंगे। ठीक है, इससे क्या नुकसान और फायदा हुआ समझिए। इससे अंग्रेज को यह फायदा हुआ कि इसको फिक्स अमाउंट, यानी राजस्व अस्थायी रूप से तय होने से उसको फिक्स अमाउंट मिलने लगा, ना कम ना अधिक, फिक्स अमाउंट उसको मिलने लगा, जिससे उसके जो भी राजस्व थे उसका बढ़ोतरी होना स्टार्ट हुआ। लोगों को क्या नुकसान हुआ, जमींदार जो है उसको पता था कि अगर हमको राजा को, अंग्रेज को 10,000 देना है तो हमको यहाँ कमाना कितना है, 12,000 कम से कम कमाना है। तो इसके लिए यहाँ के आम पब्लिक पर जो है जुर्म करना स्टार्ट कर दिया। अगर यहाँ पर बाढ़ आया हो, अगर यहाँ पे सूखा आया हो, अगर यहाँ पर खेती नहीं हुआ हो, फिर भी लोगों को टैक्स देना पड़ता था, जमींदार को और राजा को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए परिचय और शुरुआत यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। वही है कथन ये और कारण दिया गया है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ के सदस्य कभी जो है, यह सदन कभी जो है क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, कभी जो है सेवानिवृत्त नहीं हो सकता है, सदन ही नहीं हो सकता है। देखिए कारण, इसके सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। यह और आर दोनों सही है, आर ये की सही व्याख्या करता है। आइए देखते हैं यहाँ पर कहां पर लिखा गया, यहाँ देखिए शक्ति और कार्य क्या है। अस्थाई सदन, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कार्यकाल देखिए, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 साल में सेवानिवृत्त होता है कितना, 1/3 सदस्य, यानी समझिए कि 100 सदस्य है तो उसमें से 33 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होगा, 66 सदस्य हमेशा इसमें प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। एक एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो डन है। सभापति कौन रहते हैं, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे आते हैं अब, झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या सही है, यह पलामू प्रमंडल के लातेहार जिला में स्थित है, सही है। यहाँ विश्व की पहली शेर गणना की गई थी 1932 में, यह भी सही है। यह मुख्य रूप से बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यह भी सही है। आप देखेंगे यहाँ पे शेर की गणना की गई थी, लेकिन बाघों के संरक्षण के लिए अब जो है यहाँ पर मुख्य कार्य किए जा रहे हैं, यानी इसका तीनों सही है। डन है, आइए देखते हैं यहाँ पर, या लातेहार में है, 1932 में शेर की गणना की गई थी और बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। डन है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है, संसद द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिकता की जांच करना, वह सही हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है समझिए। जुडिशियल रिव्यू मतलब कानून बनाना का काम किसका है, संसद के द्वारा कानून बनता है हमारा। संसद ने कोई कानून बना करके भेज दिया, अब इसको लागू करना है हमारे देश में, लेकिन यह मामला कोई किसी कारणवश कोर्ट में गया, कोर्ट उसमें देखेंगे कि क्या किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है यह कानून से, फिर यह देखेगा कि इससे कहीं हमारे संविधान की किसी आर्टिकल का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, यह देखेगा। इसी को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। परिभाषा, न्यायपालिका जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की वह शक्ति जिसके द्वारा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच करता है, यही है जुडिशियल रिव्यू। यह लिया कहाँ गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हम अपने किसमें लिए हुए हैं, अपने संविधान में लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नील विद्रोह के कारणों की में शामिल था, कौन सा, इंडिगो रिवोल्ट के कारणों में कौन कौन सा शामिल था उसके बारे में हमको चर्चा करना है। देखिए, बागान मालिकों द्वारा किसानों को जबरन नील उगाने के लिए मजबूर करना, पहला सही है, बागान मालिक जबरन किसानों से नील उगाने के लिए कहता था। दूसरा, नील की खेती में मिट्टी की उर्वरता कम होती थी, बिल्कुल सही है।
नील के लिए बहुत कम कीमत दिया जाता था, यह भी सही था। इसीलिए किसानों ने इसका विद्रोह किया और कहा कि हम नील का खेती नहीं करेंगे। इसका तीनों सही है। ठीक है, आइए देखते हैं नील विद्रोह के कारण क्या थे। जबरन खेती और अनुचित अनुबंध करवाना, जबरदस्ती कोई अनुबंध करवा दिया गया जिसके कारण खेती करना पड़ता था। बगान मालिकों का अत्याचार और हिंसा भी इसका मुख्य कारण था। आर्थिक शोषण और कम कीमत मिलना, उसके भ्रष्ट व्यवस्था और खाद्य संकट इसका कारण था। कब हुआ था विद्रोह? तो 1859 से 60 ईस्वी के बीच में यह विद्रोह हुआ था। मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? तो मुख्य रूप से यह वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, एक चीज और था यहां पर देखने की बात है इसमें, ये देखिए न्यायिक रिव्यू। इस क्वेश्चन में देखिए न्यायिक पुनरावलोकन जो है जुडिशियल रिव्यू में, संसद कानून बना रहा है, अगर न्यायपालिका को लगता है कि यह जो है गलत है, संसद के अनुरूप कानून नहीं है, तो उसको न्यायपालिका क्या कर सकता है? निरस्त भी कर सकता है। ठीक है, खारिज भी कर सकता है। ठीक, आगे आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो यह हमारा कौन सा है? यह हमारा है ब नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। यह संविधान के भाग 4 में है। यह सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य करने का मार्गदर्शन देता है। कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहां से लिया गया है? किसके संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे आते हैं अब, यह 50 क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन हमारा है। झारखंड में पहाड़िया विद्रोह के बारे में क्या सत्य है? तो यह विद्रोह भागलपुर के क्षेत्र में हुआ था, बिल्कुल सही है। गोड्डा, देवघर, फिर साहिबगंज वाला एरिया में हुआ था। रानी सर्वेश्वरी ने इसका नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही यह भी है। यह अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों का एक प्रमुख संघर्ष था। अंग्रेजों के खिलाफ जो है, हाँ यह भी सही है, लेकिन प्रमुख संघर्ष इसको नहीं बोल सकते हैं हम, यह संघर्ष था बोल सकते हैं पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, तो बाकी क्या होगा? यह सभी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है हम टोटल 50 एमसीक्यू को सही से समझा चुके हैं। आपने पूरे डिटेल से इसको देखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो और अगर जेटेट का आप तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और हमको उम्मीद है मेरे इस मेहनत के लिए आप इस चैनल के वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, ताकि मुझे हेल्प मिल सके। आइए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।